नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 में हुई थी। यस मैम। गौरवपूर्ण क्रांति। अब कभी कभी बच्चे इसको पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूके में कि क्या है इंग्लैंड, क्या है ब्रिटेन, क्या है ग्रेट ब्रिटेन और क्या है यूके, क्या ये सब एक है या ये सब अलग अलग हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देंगे। इंग्लैंड के पास में एक कंट्री है वेल्स। ये थी इंग्लैंड और वेल्स जब एक दूसरे में कंपाइल हो गए, इंग्लैंड में वेल्स मिल गया। कब? ये 1536 ईस्वी में इंग्लैंड और वेल्स आपस में मिल गए तो इसे कहा गया ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड और वेल्स को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ब्रिटेन, और ये घटना हुई थी 1536 ईस्वी में। अब इसके लगभग 200 साल बाद जब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटेन क्या है? इंग्लैंड प्लस वेल्स मिलके बना ब्रिटेन। इंग्लैंड और वेल्स में स्कॉटलैंड का भी विलय हो गया 1707 ईस्वी में, तब इसे कहा गया ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। 1707 में इसे तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाने लगा ग्रेट ब्रिटेन। इसके लगभग 100 साल बाद 1801 ईस्वी में जो ग्रेट ब्रिटेन था उसमें आयरलैंड भी सम्मिलित हो गया, और 1801 ईस्वी में इन चारों को मिलाकर कहा गया यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का एक अलग झंडा है और उसका संविधान है जिसको ये चारों देश मानते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, वेल्स, आपका स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनका भी अलग अलग झंडा और संविधान है। बाद में आप देखेंगे कि संपूर्ण आयरलैंड इसमें सम्मिलित न होकर केवल उत्तरी आयरलैंड इसमें सम्मिलित है वर्तमान समय में, और बाकी आयरलैंड ने खुद को स्वतंत्र कर लिया है। तो ये जो इंग्लैंड एक अलग देश है, वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन चारों को मिला के यानी कि ये सब अलग अलग 4 किंगडम है, और 4 किंगडम मिल गए तो क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। तो इसी को कहते हैं यूके। तो ये आप लोगों को अलग समझ में आ गया होगा अभी तक कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूके क्या है। आगे समझ में आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब हम अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं। क्या था? गौरवपूर्ण क्रांति हमारी जो हुई थी इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति इसका नाम इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी क्रांति होती है, कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जन और धन की हानि अवश्य होती है, और इसमें किसी भी प्रकार का रक्त नहीं बहा, कोई युद्ध नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की जन और धन की हानि नहीं हुई। इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इसका स्वरूप हम देखेंगे क्या था, ये क्यों हुआ। यह स्टुअर्ट वंश इस समय 1688 ईस्वी में जब ये क्रांति हुई तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन था, और इस समय इनके शासक थे जेम्स द्वितीय। स्टुअर्ट वंश के जेम्स द्वितीय शासन थे, और इनके खिलाफ, इस शासन के खिलाफ संसद, यहाँ की संसद और जनता दोनों का विद्रोह था ये गौरवपूर्ण क्रांति। इसके कारणों क्या जब हम देखेंगे, सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे तो पहला कारण आता है हमारे पास सम्राट में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। सम्राट जो था यहाँ का, जो स्टुअर्ट वंश का जेम्स द्वितीय जो था वो कट्टर कैथोलिक था। अभी इससे पहले जो सम्राट हुए हैं उन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि वो ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों को समानता दी जाती थी। परंतु यहाँ पर कट्टर कैथोलिक जेम्स द्वितीय ने कैथोलिकों के साथ में और प्रोटेस्टेंट्स के साथ में भेदभाव करना शुरू किया और कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं देनी प्रारंभ कर दी। तो इसका दूरगामी परिणाम ये निकला कि प्रोटेस्टेंट जनता और संसद के उदारवादी लोग उसके खिलाफ हो गए और अंत में क्रांति का स्वरूप ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है सम्राट की पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति। जैसा हमने अभी आपको बताया कि सम्राट
सम्राट जो कट्टर कैथोलिक था वो कैथोलिकों के प्रति सद्भावपूर्ण था और उसके अलावा प्रोटेस्टेंट के प्रति वो चाहता था कि प्रोटेस्टेंटवादी जो हैं वो अधिक से अधिक संख्या में उसके कैथोलिक धर्म को अपनाएं। तो इसलिए उसके लिए विरोध हुआ। प्रोटेस्टेंट ज्यादा मेजॉरिटी में थे और उनका विरोध, जेम्स द्वितीय का विरोध होना प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त आप तीसरे पॉइंट में देखिए सम्राट के दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत क्या होता है कि सम्राट ही सब कुछ है, सम्राट ही साक्षात ईश्वर है, साक्षात देवता है। जो कुछ सम्राट कहेगा, जो सम्राट के मुख से निकलेगी बात, वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही सब कुछ है। उसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा या उसको बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। इससे पहले ये था कि सम्राट की कोई भी नीति होती थी वो संसद की सलाह से सारे काम करता था। लेकिन अब सम्राट ने फिर से, जेम्स द्वितीय ने फिर से अपने सम्राट के दैवीय सिद्धांत को लागू किया। निरंकुश बात पर इसने, निरंकुशता को इसने अपनाया। इसके बाद में प्रमुख कारण जो था वो टेस्ट एक्ट। यहाँ पर एक टेस्ट एक्ट पारित हुआ था पूर्व सम्राटों के समय में, जिसकी अवहेलना की सम्राट जेम्स द्वितीय ने। टेस्ट एक्ट के द्वारा यह नियम था इंग्लैंड में कि सरकारी पदों पर केवल प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी प्रोटेस्टेंट लोगों को, और वे कैथोलिक लोग सेना में भर्ती हो सकेंगे या अच्छे सरकारी पदों पे रह सकेंगे जो कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट के प्रति श्रद्धावान बने रहने, वफादार बने रहने की शपथ लेंगे। तो ये टेस्ट एक्ट, चूंकि सम्राट कैथोलिक था और वो कैथोलिकों को वरीयता दे रहा था, तो प्रोटेस्टेंट के सुविधा के लिए, प्रोटेस्टेंट वालों के लिए जो टेस्ट एक्ट था उनके लिए वो उसने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर सरकारी पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अगला पॉइंट है जन भावनाओं के प्रतिकूल विदेशी नीतियों का पालन। यहाँ तक तो देशी नीतियां थी, लोग अपने सम्राट को की आज्ञा समझकर उनको पालन करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब सम्राट ने विदेशी नीति भी अपने ही अनुसार बनानी प्रारंभ कर दी। उसने प्रोटेस्टेंट देशों से धीरे धीरे दोस्ती तोड़कर, मित्रता तोड़कर और कट्टर कैथोलिक देशों के साथ मित्रता प्रारंभ कर दी, जिसमें कि कट्टर फ्रांस, जो बुर्बो वंश था, वहां पर कट्टर कैथोलिक धर्म को मानने वाले फ्रांस के साथ उसने मित्रता की और लुई 14 से उसके घनिष्ठ संबंध हुए। तो ये देखकर जनता और आक्रोशित हुई कि न केवल घर में बल्कि बाहर भी ये कैथोलिकों के ही प्रति इनके पास हमदर्दी है, ये कैथोलिकों के ही साथ देना चाह रहे हैं। अगला था कैथोलिकों के लिए धार्मिक सुविधाओं की घोषणा। इन्होंने न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि और भी सुविधाएं, धार्मिक सुविधाएं कैथोलिकों को दी। बड़ी मात्रा में इन्होंने कैथोलिक गिरजाघर बनवाए। लंदन में भी इन्होंने बहुत बड़ा एक कैथोलिक गिरजाघर बनवाया और कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अन्य प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में भी अपने जो थे दूत, धार्मिक दूत एक तरह से समझ लीजिए कि उन लोगों को नियुक्त किया कि वो सब जगह जाएं, अन्य विदेशों में भी भेजे अपने दूत कि वो जाकर कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करें। अगला जो पॉइंट था वो था 7 पादरियों पर अभियोग। जो इसकी अवहेलना शुरू हो गई प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में, कि प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में ये कहा गया कि नहीं, हम कैथोलिक धर्म के लिए को बढ़ावा अपने गिरजाघरों में नहीं दे सकते। कई लोगों ने छुपाते विद्रोह किया और कई लोगों ने सामने से भी विद्रोह किया। तो उसमें इसने 7 प्रोटेस्टेंट पादरियों को पर राजद्रोह का मुकदमा अभियोग लगा दिया और उनको जेल में डलवा दिया कि आपने राजाज्ञा का पालन नहीं किया है। तो उसमें उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगवाकर उन पादरियों को जेल में डलवा दिया गया। अभी तक सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी इंग्लैंड की जनता, क्योंकि जेम्स द्वितीय की 2 पुत्रियां थी। इसके 2 पत्नी थी। जेम्स द्वितीय की पहली रानी से 2 पुत्रियां थी। मेरी, एक लड़की का नाम मेरी और एक का एन था। जो बड़ी लड़की मेरी थी उसका विवाह हॉलैंड के राजा से हुआ था, विलियम से। उसका नाम विलियम था। मेरी का पति विलियम था जो कि प्रोटेस्टेंट था। जनता और संसद को ये लग रहा था कि जो भी
हमारे पास चुनौतियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो जेम्स के जीवन काल तक हैं। जेम्स के बाद में इसकी बड़ी बेटी मैरी और विलियम इंग्लैंड का शासन संभालेंगे। वो स्वयं प्रोटेस्टेंट हैं और जो इस समय हमारे पास परेशानियां आ रही हैं वो खुद ही खत्म कर देंगे। वो राजा बनते ही खुद ही खत्म कर देंगे। लेकिन 1688 में एक ऐसी घटना हुई कि जेम्स द्वितीय की जो दूसरी रानी थी, छोटी रानी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दे दिया। अब जनता में बिल्कुल आक्रोश व्याप्त हो गया कि जेम्स कट्टर कैथोलिक उसका पुत्र हो गया। इसके बाद में वो अपने पुत्र को भी कैथोलिक बनाएगा, कैथोलिक धर्म की दीक्षा देगा और जेम्स के बाद में वही राजा बनेगा। अब तो ये हमेशा के लिए कैथोलिकों का ही शासन हो जाएगा। अब संसद और जनता के सब्र का बांध टूट चुका था। अब यहाँ पर आप क्रांति की घटना देखेंगे कि संसद और जनता ने मिलकर विलियम और मैरी को आमंत्रित किया इंग्लैंड कि वो आए और जेम्स से युद्ध करके इंग्लैंड की राजगद्दी प्राप्त कर लें। विलियम ने इस बात को स्वीकार किया और 15,000 के सैनिकों की सेना लेकर वो इंग्लैंड आया। जेम्स ने को जब ये बात पता चली कि उसी की बेटी उसी के खिलाफ युद्ध करने आ रही है तो बहुत दुखी हुआ और अपनी इच्छा से राजगद्दी जो था अपने दामाद और बेटी के पक्ष में छोड़कर अपने मित्र राष्ट्र फ्रांस चला गया। वहां लुई 14 ने उसका स्वागत किया और उसको शरण दी। अब आप परिणाम में देखेंगे क्रांति के परिणाम इस प्रकार से क्रांति समाप्त हुई। राजा के चले जाने से क्रांति समाप्त हो गई और कोई भी रक्त नहीं बहा, कोई भी युद्ध नहीं हुआ और इसको इसीलिए रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। अब इसके परिणाम में आप देखेंगे कि सर्वप्रमुख परिणाम यह हुआ कि जब मैरी और विलियम उसके पति विलियम को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी सौंपी गई तो उन्होंने सबसे पहले राजा की निरंकुश सिद्धांत का अंत किया। इसके अलावा संसद की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान की गई। जो अभी तक राजा का थोड़े बहुत चलती थी राजा की बात, जो संसद से वो सलाह लेके संसद उनसे सलाह लेती थी, अब राजा से ऊपर संसद हो गई और संसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई। धार्मिक परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर ऐसे नियम बनाए गए कि इंग्लैंड की गद्दी पर, इंग्लैंड के राज सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा उसका प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का अनुयायी होना जरूरी होगा। कोई भी कैथोलिक संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। इसके तहत फ्रांस के प्रभाव से इंग्लैंड को मुक्ति मिल गई। अभी तक कैथोलिक फ्रांस जो था, जेम्स द्वितीय कैथोलिक थे, इसलिए कैथोलिक फ्रांस से मित्रता थी और फ्रांस का अत्यधिक प्रभाव था। यहाँ तक कि फ्रांस के शासक की सलाह ये जेम्स द्वितीय मानते थे और इस क्रांति के बाद में फ्रांस का प्रभाव इंग्लैंड से कम हो गया, प्रभाव बल्कि मिट गया और इंग्लैंड को एक प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई यूरोप में। धन्यवाद। आपको ये हमें लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। ओके, नमस्कार। नमस्ते मैम।